Dear students, I am Sajid Ali Khan. You might know me from the previous lectures. I am lecturer biology and also an instructor at the Scholar Studio. Our today's topic of discussion is understanding data in medical research. In today's lecture, our practical demonstration will include how we move from raw observations to the actionable insights, how we convert data into information and then information into knowledge. So these will be our primary concerns of today's lecture. So the first and foremost question that arises in one's mind is that what is data? Data आखिर होता क्या है? So data is the recorded facts or measurements from medical observations. Now you might think that only medical observations are data. No. हमने यहाँ पे मेडिकल ऑब्जर्वेशंस क्यों ऐड किया है? बिकॉज यू गाइज आर मेडिकल स्टूडेंट्स, तो इट विल बी मच easy for you people to understand when we are talking in the context of medical sciences. Okay, so that's the only reason that I have included this medical observations in the definition. Now, key characteristics of data are it must be measurable and observable. So let's say you are measuring the blood pressure of your patient. Okay, आप अपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर होगा, इसकी कोई ना कोई खास क्या होगी? वैल्यू होगी। एंड दैट वैल्यू माइट बी, कितनी हो सकती है जी? 120 हो सकती है, या 180 हो सकती है, बाय 100 हो सकती है, बाय 80 हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो आपका जो डेटा है वो मेजरेबल होना चाहिए या ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। ठीक है। ऑब्जर्वेबल से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप फीवर चेक कर रहे हैं, या आप कोई कोई ऐसे बीमारी है जो कलर से जो है हमें पता चलती है, देखने से पता चलती है। तो वहाँ पे वो ऑब्जर्वेबल चीज़ें आ जाएंगी। कोई डेटा आपने देखना है। फिर डेटा का जो दूसरा मेन करेक्टर है वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है, कि डेटा हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, न कि ओपिनियंस पे बेस करेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव होने से क्या मुराद है यहाँ पे? आपके पास एक पेशेंट आता है और आप उसे देखते हैं और कह देते हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद आपको डायबिटीज़ है, और आप उसे डेटा समझकर जो है ना वो रिपोर्ट कर देते हैं, तो दैट इज नॉट राइट। ठीक है जी। वो राइट नहीं है, क्योंकि वो आपका ओपिनियन है, आपका तुक्का है, और तुक्के कभी भी डेटा नहीं बन सकते। तो इसका सही तरीका क्या होगा कि आप उसकी जो है वो प्रोफाइल कर लें। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज के लिए। और अगर आपको उसमें रिजल्ट्स अनयूजुअल मिलते हैं तो ओनली देन यू कैन कंफर्म बेस्ड ऑन दैट डेटा कि जी हाँ, अब इस पेशेंट को क्या है? डायबिटीज है। तो the characteristic, yeah, the properties are measurable and observable, and also data is objective and not opinions. And the data that you collect provides the foundations for your analysis. आगे जो भी आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस से मुराद यहाँ पे है हमारे पास जो भी आप स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स करेंगे। ठीक है। तो वो जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स होंगे वो आपका एनालिसिस कहलाएगा, और वो आपने बेसिकली अपना जो इनिशियल कलेक्टेड डेटा है उसी पे परफॉर्म करना है। इसकी हम सैंपल फाइल्स देखेंगे कि किस तरह इनिशियल डेटा कलेक्ट होता है, फिर किस तरह उसे रिफाइन किया जाता है,
और फिर किस तरह उस पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है, यानी डिफरेंट टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं और उसी डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। ठीक है। तो ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज के टॉपिक का वो होगा इंशाल्लाह। डेटा की चंद मेडिकल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स तो वैसे बहुत सारी हैं। एक पेशेंट आपके पास आता है, आप थर्मामीटर लगाते हैं उसे, और आप जो है उसका टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, मैयर कर लेते हैं। तो एक मैयरेबल चीज है, एक ऑब्जेक्टिव चीज है, ओपिनियन नहीं है। आप उसके माथे पे हाथ रख के नहीं बता रहे कि मुझे लग रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका टेम्परेचर पहुंच गया है। दैट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव measured इट, इट इज एन ऑब्जेक्टिव वैल्यू, एंड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव वैल्यू इफ यू हैव नॉलेज, तो आपकी नॉलेज आपको कहेगी कि 38 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो इट्स कंसिडर्ड एज फीवर। तो आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन कि जी इस पेशेंट को क्या है, फीवर है, बुखार है। ठीक है। द सेम वे मतलब ब्लड टाइप, तो आप स्लाइड के ऊपर इसी तरह किसी का खून रख के नहीं बता सकते कि व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ दिस स्पेसिफिक इंडिविजुअल, या आप उसका कलर देखकर नहीं बता सकते कि व्हाट इज द ब्लड ग्रुप, क्योंकि तमाम खून रेड कलर का होता है। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कलेक्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट्स। तो आप लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसके बाद एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस अगेन। अब फर्क जो यहाँ पे पिछली स्लाइड में मैं आपके लिए जो है ना पीछे कर दूं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट का जिक्र किया कि ऑब्जर्वेबल हो या मेजरेबल हो। ठीक है। तो वो यहाँ पे अब आपको फर्क समझ आ जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। Now, the patient temperature is a measurable property. We have to measure, we have to use a certain kind of instrument for that. ठीक है, जो कि इसके लिए डिजाइंड होगा। लेकिन ब्लड टाइप को तो मेजर नहीं कर सकते हम। ठीक है जी, ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है। हमने एग्लूटिनेशन टेस्ट करना है और देखना है कि जहां जहां एग्लूटिनेशन हुई है, इन इट इज बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चल जाएगा कि अगर एग्लूटिनेशन हुई है जिस खास तरह के सीरा में, लेट सपोज ए में हुई है, तो हम कहेंगे इसका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है जी। तो दैट इज हाउ ऑब्जर्वेबल डेटा फंक्शंस। देन अगेन द वाइट ब्लड सेल काउंट है, तो वाइट ब्लड सेल काउंट अगेन जो है हमारे पास मेजरेबल प्रॉपर्टी आ जाती है विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप या ऑटोमेटेड मशीन्स जो आजकल यूज होती हैं, उनके जरिए जो है हम ब्लड सेल्स को काउंट कर लेंगे और वी विल गेट ओवर रिजल्ट्स जो कि डेटा कहलाएगा। अब हम जब कोई रिसर्च करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एक पार्टिसिपेंट या एक पेशेंट तो नहीं होगा। वी माइट हैव हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स। तो हमें 400 लोगों का वाइट ब्लड सेल्स काउंट करना पड़ेगा, 400 लोगों का ब्लड टाइप काउंट करना पड़ेगा, 400 पार्टिसिपेंट्स का जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है मैयर करना पड़ेगा। और लेट्स से कोविड टेस्ट है तो हमें सबका कोविड टेस्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस तरह और भी वेरिएबल्स होंगे, हमें उनकी एज भी एड्रेस करनी पड़ेगी, हमें उनकी हाइट भी हो सकता है एड्रेस करनी पड़े, हमें हो सकता है उनका जेंडर भी एड्रेस करना पड़े। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी बेटा, ये जो है एक बहुत लार्ज पूल ऑफ डेटा प्रोवाइड करेगी। अभी मैं तो आपको सिर्फ एक एक वैल्यू बता रहा हूँ ना, इसीलिए शायद आपको लग रहा होगा तो ये तो बहुत सिंपल है, बस पेशेंट को देख लिया और सारी ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगी। नहीं, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू some examples in order to understand different types of data that are there in the medical researches। ठीक है। हमें स्टडीज के लिए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए ये जो डेटा होता है ये एक बहुत बड़ा पूल बन जाता है। और इट्स नॉट
इजी एट ऑल कि आप इसको देखकर 400 लोगों के डेटा की एक्सेल शीट को बस एक नज़र देखकर और सारी एनालिसिस करके बता दें आंखों ही आंखों में कि व्हाट आर दी रिजल्ट्स। तो दैट्स नॉट दी केस। बहरहाल आगे मूव करते हैं। ये तो थी चंद एग्जाम्पल्स। अब हमारे पास है कि जी डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है। ठीक है जी। तो डेटा रॉ मेजरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सिंपल सी मिसाल दी है आपने। एक बंदे का, एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर किया है एंड यू फाउंड कि जी वो प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना है, 142/88 ऑफ Hg। तो जब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। और आप प्रोसेस किस तरह से करेंगे कि आप इस ब्लड प्रेशर को देखेंगे और फिर उसके बाद आप डिफरेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, मेडिकल रिसर्चेज वगैरह को उठाकर देखेंगे। तो आपको पता चलेगा कि जब इतना ब्लड प्रेशर हो तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहलाता है। सो नाउ इट्स इंफॉर्मेशन। आप उस पेशेंट को कहेंगे कि यू हैव स्टेज 1 हाइपरटेंशन। So the data that you have initially collected becomes information after the processing। और उसे आपने एक खास कोई टर्म दे दिया या उससे एक खास इंसाइट ले ली। ठीक है जी। दिस इज एन इंसाइट। इंसाइट है ना, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई जिससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा। अब नॉलेज क्या है, इसके जी पैटर्न को समझना। पैटर्न क्या है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, जब हाइपरटेंशन होती है इंसान को, तो वो स्ट्रोक के रेट को या उसके रिस्क को, सॉरी, 40% तक इंक्रीज करती है। तो यानी कि आपने अब एक फैक्टर को, ठीक है, उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये सारी डिटेल आपको कहाँ से आई? अगर आप ब्लड प्रेशर मेजर ना करते, आया आपको पता चलता, वुड यू हैव नोन कि जी उस पेशेंट को मसला क्या है और उससे क्या क्या रिस्क्स जो हैं वो अराइज हो सकती हैं? नेवर। ठीक है, यू माइट हैव नेवर एवर reported that confidently or deducted that confidently from just looking at the patient। सो यहाँ से आप आइडिया कर सकते हैं कि डेटा, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं या आपकी जो मेडिकल रिसर्च है या आपकी जो प्रेजेंट नॉलेज है, उसमें उसका कितना अहम किरदार होता है। देन लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। सो मेडिसिन की फील्ड में खास तौर पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस करना पड़ता है। ठीक है जी। और एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए आपके पास लेब टेस्ट्स और उनके रिजल्ट्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक बहुत सिंपल सी बात है, देखें आपने, पेशेंट आपके पास आया है जी, आपको बताता है जी मुझे वक्तन फवक्तन चिल्स आते हैं और बुखार आता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर कुछ घंटों बाद चिल्स आ जाते हैं, मैं उल्टियां कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो ठीक है, दीज आर साइन एंड सिम्टम्स फॉर मलेरिया, बट you cannot be very accurate or you cannot accurately diagnose the condition until and unless you conduct the blood test। तो आप क्या करेंगे? अब ब्लड टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और अगर आपको लेब रिजल्ट सजेस्ट करते हैं कि जी हाँ जी इसमें जो है लेट से प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद है, या आपको जो है वो ब्लड काउंट जो है ना वो लो मिले, रेड ब्लड सेल काउंट लो मिले या वाइट ब्लड सेल काउंट ज्यादा मिले, डिफेंसेस वगैरह एक्टिवेट हो गए हों, तो दीज विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ लेब रिजल्ट्स जो कि those will lead you to the accurate diagnosis। तो डेटा, क्योंकि इनिशियली तो जो टेस्ट हुआ है उसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं वो तो सिर्फ डेटा है। ठीक है, उसे तो प्रोसेस आपने करना है। आपने उसे प्रोसेस किया और इंफॉर्मेशन एंड देन एक्यूरेट डायग्नोसिस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस के लिए ये जो है बहुत ज्यादा अहम किरदार होता है डेटा का। और किस तरीके से होता है इसको भी जरा हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज आपने एक ड्रग ट्रायल लगाई। ठीक है जी।
ड्रग थी वो कि जी आप उसकी देख रहे थे कि इफेक्टिवनेस इन ट्रीटिंग द माइग्रेन। ठीक है। आप देखना चाह रहे हैं कि जी एक मेडिसिन है और वो माइग्रेन को कितने हद तक ठीक करती है। तो व्हाट विल यू डू, आप पार्टिसिपेंट्स लाएंगे, आप ट्रीटमेंट ग्रुप लेके आएंगे, आप कंट्रोल ग्रुप लेके आएंगे। आप ट्रीटमेंट ग्रुप को क्या देंगे जी, अपनी जो ड्रग है, लेट से ड्रग ए है, दैट इज डिजाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, तो आप वो खिलाएंगे 200 बंदों को, और 200 कंट्रोल जो है उनको प्लेसिबो लेट से खाली कोई कैप्सूल खिला देंगे पानी के साथ। अब आपने खिला दिया, आपको क्या पता चलेगा कि जी आपकी मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं है? कब पता चलेगा? अब जब आप क्वेश्चनेयर डिजाइन करेंगे और उन लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो जिन 200 लोगों को आपने दवाई दी है, आपने उनसे भी डेटा कलेक्ट करना है। और जिसे जो है कंट्रोल या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है, सॉरी, जिसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है। और आप जो है उन 200 लोगों से भी डेटा कलेक्ट करेंगे जिनको आपने खाली कैप्सूल दी है प्लेसिबो के तौर पे, और जिनको आपने किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं दी। तो जब आप इनसे डेटा कलेक्ट करेंगे बेटा, तो दैट डेटा विल देन लीड यू टूवर्ड्स द फाइंडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ड्रग, ठीक है, ऑफ दिस ट्रीटमेंट। तो वो क्या होगी, आपने एक ट्रायल लगाया, उस ट्रायल से आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर उस डेटा को एनालाइज किया, और एनालिसिस के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आई, और उस इंफॉर्मेशन ने आपको उस ड्रग की या उस ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस बताई। और उसके बाद ही आप कॉन्फिडेंटली वो ड्रग बाकी लोगों को क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। सेम इज द केस विद द पब्लिक हेल्थ डिसीजंस। ठीक है। तो जिस तरह के कोविड आया, तो कोविड में क्या देखा गया जी, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अच्छा, अगर बंदे को क्वारंटाइन कर दिया जाए लेट से, तो वो जो है इतना ज्यादा नहीं फैलता। सॉरी, मैं आपका टेक्स्ट नहीं देख पाया। नो सर, किस लिए कहा गया है मुझे समझ नहीं आई, लेकिन चले। ठीक है, माइक तो मेरा ऑन है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर, उजैर? अच्छा चले, थैंक यू, थैंक यू। मैंने कहा पता नहीं आपने नो सर क्यों कहा है। तो पब्लिक हेल्थ डिसीजन में तो हम पेंडेमिक की बात कर रहे थे बेटा, कि कोविड 19 जो है, कोविड 19 में तो ऑब्जर्वेशन ही की गई, उस वो डेटा की फॉर्म में उसे कलेक्ट करते गए डॉक्टर्स वगैरह या जो एक्सपर्ट्स थे ऑफ दैट स्पेसिफिक फील्ड। और उससे फिर पता क्या चला कि जी मास्क लगाएं और इतनी दूरी रखें, या क्वारंटीन हो तो, या हाथ ज्यादा सारे धोएं, तो फिर क्या होता है जी, कोविड के जो स्प्रेड है उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। ऐसा ही है ना? तो फिर ये पब्लिक हेल्थ डिसीजंस बने। तो आपका जो मेडिकल फील्ड में जो डेटा कलेक्शन है, वो दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, वो बहुत अहमियत रखता है। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स यू विद एक्यूरेट डायग्नोसिस, इट हेल्प्स यू find out the effectiveness of different treatments, and it also helps the agencies that are government agencies related to the health of the people, और public health agencies जो होती हैं, कि उन्हें डिसीजंस बनाने में, एसओपीज बनाने में, लॉज बनाने में, जो है डिफरेंट रेगुलेशंस बनाने में हेल्प करें। ठीक है। तो ये जो है सारी इंपॉर्टेंसेस हैं डेटा कलेक्शन की। देन वी हैव अगेन, इफ इम्पोर्टेंसेस में हमारे पास अब प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे डेटा कलेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो एक्यूरेसी है। और एक्यूरेसी क्या है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो कैलिब्रेटेड हो। इसकी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ बेटा। ठीक है। और वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ब्लड प्रेशर मैयर करना है, तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब होगा,
तो आप डेटा कलेक्ट कर करके थक जाएंगे, लेकिन आपकी जो डेटा होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। एंड inaccurate data will lead to the inaccurate information, or it can even lead to the inaccurate diagnosis or even death of the patient। ठीक है जी। पार्टिसिपेंट जो आपके पास आया है, तो इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी आप यूज करते हैं उनका कैलिब्रेटेड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डेटा कलेक्शन प्रोसेस इज कंसिस्टेंसी। तो सेम मेजरमेंट मेथड आपने यूज करना है अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए। लेट्स से अगर आपने हमने जिस तरह पिछले स्लाइड में एग्जांपल कहा कि 400 पे जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपने इंक्लूड किए, जिसमें से ये 400 माइग्रेन के पेशेंट्स थे, तो 200 को आपने जो है वो मेडिसिन दी अपनी, और 200 को आपने मेडिसिन नहीं दी। अब आप इनसे जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो सेम क्वेश्चनेयर जो कि आप एक्सपेरिमेंटल से जो है ना वो फिल कराएंगे बेटा, तो वही सेम क्वेश्चनेयर आपने कंट्रोल ग्रुप से भी फिल कराना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके सवाल अलग हों और इनके सवाल अलग हों और आप कहें कि जी हाँ मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया और अब इसकी बेस पे मैं फाइंडिंग्स पे पहुंचूंगा। दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। तो आप कंसिस्टेंट होने चाहिए विद यूर मेजरमेंट मेथड्स और डेटा कलेक्शन मेथड्स। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जब जब भी आप डेटा कलेक्ट करें, आप सारे पैरामीटर्स को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। देन कम्स द कंप्लीटनेस ऑफ योर डेटा। तो आपकी मिसिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर 400 लोगों का यहाँ पे मैयर कर रहे हैं, तो सॉरी 400 पार्टिसिपेंट्स हैं और आपने ब्लड प्रेशर मेजर करना है, तो ऐसा नहीं है कि जी 200 का मेजर कर लिया बीच बीच में और बाकी 200 का रह गया। दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आपने 400 का ही करना है। अगर आप जो है इनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो सबका करना है, और इसी तरह सोन जितने भी आप पैरामीटर्स अपनी स्टडी में ऐड करेंगे। और साथ ही साथ टाइमलीनेस होनी चाहिए। रियल टाइम पे आपने वाइटल साइंस की वगैरह की या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनको मैयर करना है। ऐसा ना हो कि मेडिसिन आज दिए फिर ट्रीटमेंट खत्म हो चुकी है उसके साल बाद आप जो है उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो टाइमलीनेस होनी चाहिए आपकी डेटा में, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंट होने चाहिए, और जो आप कलेक्शन करें उसमें ट्राई योर बेस्ट कि आप इंस्ट्रूमेंटल एरर को भी और ह्यूमन एरर को भी क्या करें, मिनिमाइज करें। इसके बाद हमारे पास डेटा की टाइप्स हैं। तो डेटा या क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। पहला जो टाइप हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटी नंबर, एंड नंबर इज ऑलवेज न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल डेटा है, और न्यूमेरिकल चीज़ें ऑब्वियसली हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस्तेमाल सॉरी मैयर करते हैं या गिनती करते हैं, सिंपल। ठीक है, या उसकी पैमाइश करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो भी फर्दर दो तरह का होता है। एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा क्या है हमारे पास? ये होल नंबर्स हैं, यानी कि काउंटेबल है। तो काउंटेबल मतलब अगर आपके वार्ड में मरीज पड़े हैं 20 लोग, 20 बेड्स हैं, लेट सपोज, बहुत सिंपल मिसाल से समझाऊंगा। तो और वो 20, मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आपके वार्ड में कितने पेशेंट्स हैं, तो आपको उसे जो है ये नहीं करना कि आप मैं फीता लेके आता हूँ या मैं जो है ना जरा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लेके आता हूँ या मैं जो है स्टेथोस्कोप लेके आता हूँ तो बताता हूँ कि कितने पेशेंट लेटे हुए हैं। नो, आप सिंपली देखेंगे और गिनती कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि जी आप डायरेक्ट डायरेक्ट हाथ से ही, उंगलियों से ही, अपनी फिंगर टिप से ही उसको काउंट कर सकते हैं। विल सिंपली काउंट द पेशेंट्स और आप कहेंगे जी 20 जो है ना पेशेंट्स मेरे साथ वार्ड में मौजूद हैं। ठीक है। तो इस तरह का जो भी डेटा जिसे हम काउंट कर सकें वो कहलाएगा, डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा हमारा। ठीक है। और जो भी हमारे पास कंटिन्यूअस, एक सेकंड, ठीक है बेटा, सिर्फ एक सेकंड।
Sorry beta, I had to take an इम्पोर्टेंट कॉल, रियली सॉरी फॉर दैट। चलें। अच्छा जी, तो हमारे पास डिस्क्रीट हमने कहा कि जो काउंटेबल हो, जिसकी हम सिंपली काउंट, जिसको हम काउंट करके ही अपना डेटा कलेक्ट कर सकें। जबकि हमारा जो कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डेटा होगा, वो हम काउंट नहीं कर सकते, वो मैयर करना पड़ेगा। और जो है मैयर करने के लिए आपको पता है कि वी विल नीड डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जिस तरह हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, कंटिन्यूअस है, वी नीड अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। जिस तरह फीवर हो गया, वी नीड अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। जैसे कि हाइट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह रूरल बनाया हुआ है, तो हमें पैमाना वगैरह कुछ चाहिए, ठीक है, उसे मैयर करने के लिए। हाँ गुड, ठीक है, डेटा इन्फो और उसके बाद नॉलेज। बिल्कुल ठीक है, 100% एक्यूरेट है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सॉरी एग्जांपल्स दिए भी हुए थे, मेरा ध्यान नहीं था। तो बॉडी टेम्परेचर हो गया हमारे पास, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, ट्यूमर साइज हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैयर करने वाली चीज़ें हैं और हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि ये जो दोनों चीज़ें हैं तो ये काउंटेबल हैं। नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज की कहीं कितनी हुई हैं तो डायरेक्ट गिन के बता देंगे। पेशेंट्स कितने हैं आपके ट्रायल में, डायरेक्ट गिन के बता देंगे। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा चूंकि इट्स क्वालिटी, तो क्वालिटी आप मैयर नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा होता है। और तीन मेन टाइप्स हैं इसकी, सब टाइप्स। नॉमिनल है, और ऑर्डिनल है, और बाइनरी है, ठीक है। यहाँ जो टेबल है इसमें तीनों को फिर बताया गया। नॉमिनल, जिसमें नो एनी ऑर्डर, ठीक है, नो यहाँ पे है कि जिसमें कोई भी ऑर्डर ना हो। जिस तरह मिसाल में हमने जो है ट्रैफिक लाइट्स को लिया है, तो ट्रैफिक लाइट्स अगर देखें तो कोई तुक नहीं बनती कि ऊपर रेड है, बीच में येलो है, नीचे ग्रीन है, ठीक है। ये इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है, इसमें कोई खास ऑर्डर नहीं है, बस तीन कलर हैं और इसी तरह से दे दिए गए हैं। ऑर्डिनल को अगर आप देखें तो आपने देखा होगा गेम्स वगैरह, चूंकि मोस्टली लोग देखते हैं तो इसीलिए हमने इसको एज एग्जांपल भी कोट किया, कि जिसमें जब ओलंपिक्स वगैरह होते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है, और या उनके जो मेडल पोडियम होता है, तो वो उन पे रैंक लिखी होती है उसकी। फर्स्ट वाले पे फर्स्ट रैंक लिखा होगा, सेकंड वाले पे सेकंड, और उनकी डाइस की हाइट वगैरह भी उसी तरीके से क्या की गई होती है, एडजस्ट की जाती है। तो इट हैज स्पेसिफिक ऑर्डर। ऐसा नहीं हो सकता कि जी फर्स्ट वाले को कहें कि आप सिल्वर मेडल ले लो, तीनों मेडल ही हैं, गोल्ड मेडल का क्या करोगे? नहीं, देर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर। गोल्ड मेडल इज जो है फॉर लेट्स से फर्स्ट पोजीशन, और सिल्वर इज फॉर सेकंड, और प्लैटिनम और एनी टाइप ऑफ अदर मेडल मेडल इज फॉर द थर्ड पोजीशन ऑर्डर। तो ये आई होप यहाँ इस एग्जांपल से आपको बेसिक समझ आ गई होगी। अब जरा मेडिकल साइड पे थोड़ा स्पेसिफिकल आ जाते हैं। तो नॉमिनल डेटा क्या है? अब ब्लड ग्रुप है तो A B O। अब इसमें कोई खास ऑर्डर तो नहीं है ना, इसमें कोई इंसान भी कोई ऑर्डर नहीं बना सकता। बस ये ब्लड ग्रुप्स हैं, ऐसे ही है। किसी का ब्लड ग्रुप हो सकता है ए हो, किसी का हो सकता है बी हो सकता है आप 10 लोग लगातार चेक करें, 10 के 10 का ए हो। तो देयर इज नो एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। फिर इसी तरह बैक्टीरिया के डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो वो ऑर्डर में तो नहीं है, बस डिफरेंट स्पीशीज हैं। जिस तरह डिफरेंट एनिमल स्पीशीज हैं तो हैं। ऑर्डिनल कैटेगरीज क्या होगी? ऑर्डिनल टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा क्या होगा कि जिसमें ऑर्डिनल अब पेन स्केल है। तो अब किसी को हल्का दर्द हो सर का, और किसी का सर जो है वो दर्द से फट रहा हो, क्या अब आप इसको सेम कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या आप ये कहेंगे कि जी जो कम सर दर्द वाला है उसे जरा मैं पहले उसका चेकअप कर दूं? नहीं, ठीक है। देयर इज एन ऑर्डर नाउ। इसमें एक ऑर्डर है, एक खास तरतीब है, ठीक है। माइल्ड पेन वाला बंदा अलग होगा, मॉडरेट वाला अलग, सीवियर वाला अलग। इसी तरह कैंसर है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं।
हम सब कैंसर्स को कभी भी मिक्स नहीं कर सकते, किसी उल्टे सीधे तरतीब में नहीं रख सकते, मसला हो जाएगा। ठीक है। तो कैंसर के भी क्या है, अपने खास ऑर्डर है, स्टेज 1 2 3 4। इसी तरह बाइनरी क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, सिंपल, उसमें यस नो वाला आउटकम होता है। क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको पूछता हूँ कि डू यू हैव हेडेक, आपने जवाब देना है यस या नो। ठीक है। या जिस तरह कोविड टेस्ट हो गया, ठीक है जी, कोविड है या नहीं है, कोई बीच का इसमें रास्ता नहीं है। स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, कोई और रास्ता इसमें नहीं है। तो क्वालिटेटिव डेटा तीन तरह का हो जाता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और बाइनरी। इसके बाद डेटा टाइप्स और इनका जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ऐड कर दिया गया है। नेचर और उसका एनालिसिस कौन सा यूज करते हैं, मेडिकल की उसकी एग्जाम्पल, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी कैसे बताई जाती है, विजुअलाइजेशन यानी जो हम ये चार्ट्स वगैरह मोस्टली बनाते हैं वो कौन से वाले होते हैं, और कौन से टेस्ट्स हम डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स कौन से अप्लाई करते हैं। तो इसका चार्ट है। हम एक को ले लेते हैं क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव में नंबर्स होते हैं और क्वालिटेटिव में कैटेगरीज होती हैं। जिस तरह हमने कहा कि जी माइल्ड पेन की कैटेगरी होगी, मॉडरेट पेन की कैटेगरी होगी और सीवियर पेन की कैटेगरी होगी। ये तीन कैटेगरीज होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमें इसके सर दर्द का 1 नंबर है, इसके सर दर्द का 2 नंबर है, इसके सर दर्द का 5 नंबर है, उसके सर दर्द का 10 नंबर है। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एनालिसिस में चूंकि ये नंबर्स हैं तो आपको पता है कि नंबर्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन्स वगैरह, यानी मीन, मीडियन, मोड, परसेंटेजेस वगैरह ये चीज़ें फाइंड की जाती हैं। तो मैथ ऑपरेशंस होते हैं, जबकि यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं और फ्रीक्वेंसी वगैरह मोस्टली बताते हैं। ठीक है। जिस तरह हार्ट रेट हो गया, दिल की धड़कन है, तो 500 पार्टिसिपेंट्स की भी अगर आपने धड़कन मैयर की है तो आप उसे उसका जो एवरेज हार्ट रेट है वो निकाल लेंगे सिंपली। अगर 500 पेशेंट्स है तो 500 के हार्ट रेट को प्लस करके और 500 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज हार्ट रेट आ जाएगा। लेकिन जो क्वालिटेटिव हैं तो उनकी आपने डायग्नोसिस करनी पड़ती है। जिस तरह हमने कहा कि जी अगर मलेरिया है तो देखकर नहीं बता सकते, डायग्नोस करना पड़ेगा। इसी तरह सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन या मीडियन हम इसका बता सकते हैं। ठीक है। और जो क्वालिटेटिव डेटा डेटा होता है उसमें हमेशा मोड फाइंड आउट करना होता है। इसी तरह विजुअलाइजेशन तो मोस्टली ये 100% लिमिटेड नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम ये ग्राफ्स वगैरह यूज करते हैं जिन्हें फिगर्स भी कहा जाता है, विजुअलाइजेशन का मतलब हमारे पास यहाँ क्या हो गया, जो फिगर्स हम यूज करते हैं। ठीक है जी। तो हमने फिगर्स कौन से बनाने हैं, हिस्टोग्राम वगैरह यूज होता है मोस्टली फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, एंड बार चार्ट्स वगैरह आर यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। तो एंड देन स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स हैं, तो टी टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा पे अप्लाई होगा। हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स हैं, ये सिर्फ एज एन एग्जांपल एक एक को यहाँ पे कोट किया गया है। और काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो क्वालिटेटिव डेटा पे अप्लाई होगा। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है। ये दोनों टेस्ट एक्सट्रीमली इजी हैं। एक्सेल में भी कर सकते हैं, एसपीएसएस में भी कर सकते हैं, ग्राफपेड प्रिज्म में भी कर सकते हैं, जामोवी में भी कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं, आर में भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड सो ऑन। तो ये हम डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं। देन यहाँ पे अब बेटा आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा, एक रॉ डेटा की जो है ना, एक बहुत छोटी सी सैंपल के तौर पे आपके लिए बनाई है मैंने। और इसमें सबसे पहले तो देखें कि डेटा की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो एनोनिमिटी होती है। तो क्वेश्चनवेयर में से हमने किसी भी पेशेंट का नाम नहीं ऐड किया, बल्कि इनको हमने डिफरेंट कोड दे दिए हैं। ठीक है। तो कोड्स असाइन कर दिए हैं जो कि पेशेंट की आईडी बन गई है, पेशेंट नेम इसमें नहीं है। तो एनोनिमिटी इज द फर्स्ट मोस्ट जो है, जो प्रोफेशनल और इथिकल चीज है या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेडिकल स्टडीज की, वो एनोनिमिटी। देन कम्स द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो एज यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स का जेंडर है, उसके बाद उनकी हाइट्स है,
उसके बाद वेट है, उसके बाद ब्लड टाइप है, उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसके बाद डायबिटीज। तो बेटा आप मुझे बताएं कि ये जो डेटा आपको सामने नजर आ रहा है, क्या इस डेटा में आपको कोई कमी नजर आ रही है? क्या ये वाकई रॉ डेटा है या क्लीन डेटा को गलती से हमने जो है रॉ डेटा के अंदर रख दिया है? मुझे चैट में बता दें बेशक, ठीक है, इसको देख के कि क्या ये वाकई रॉ डेटा है, अगर रॉ है तो क्यों रॉ है, या ये क्लीन डेटा है। चलें, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। गुड, ID3 का ग्लूकोज नहीं है, वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट। अच्छा मुझे बताएं कि इसके अलावा बाकी तो सब क्लीन है ना? बाकी डेटा तो क्लीन है, सब पूरा है, या है कोई कमी? आप तो जो लगता है बस सिर्फ वो बताएं, ठीक है, यस आपको लगता है, यस। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कितनी सारी कमियां हैं। तो बेटा सबसे पहले तो इसमें एज आप अब बता सकते हैं मुझे कि क्या ये मंथ्स में है या ईयर्स में है? क्या ये मंथ है, महीना है या साल है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। देर इज दैट मिसिंग इंफॉर्मेशन। जेंडर तो ठीक है, मेल और फीमेल है। हाइट, क्या ये इंचेस में है, क्या ये सेंटीमीटर्स में है, क्या ये फीट्स में है, क्या ये मीटर्स में है, क्या ये किलोमीटर्स में है? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। एनदर मिसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, मिसिंग पैरामीटर इन आवर डेटा। देन कम्स द वेट। वेट ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है, किस में है? गुड, यूनिट्स आर मिसिंग। तो यूनिट्स आर वेरी वेरी बेसिक पार्ट ऑफ योर डेटा, ठीक है। अगर यूनिट नहीं है तो आपका डेटा किसी काम का नहीं है। हम तुक्के पे नहीं लगा सकते ये ग्लूकोज कितना है, मिलीमोल्स पर लीटर है, ठीक है, या मिलीग्राम्स पर डेसी लीटर है, किस किस यूनिट में है आखिर, ये माइक्रोग्राम्स में है, क्या है? ठीक है। सो आई होप अभी ये रॉ डेटा आपको पता चल गया होगा कि कितना ज्यादा रॉ है। और अगर हम इस पे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस या कोई भी हम इस पे रिसर्च करें तो किसी काम का नहीं होगा, हम सारे के सारे गलत रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे क्योंकि हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं जरा एक इसी की क्लीन डेटा फाइल को। क्लीन डेटा जो है हम, सॉरी एक्सेल उसकी मैंने आपके लिए अलग बनाई थी, तो हम उस एक्सेल फाइल पे चले जाते हैं, ठीक है। अब ये इसकी जो डेटा फाइल है, दिस इज इन अ रिफाइंड फॉर्म, ठीक है। मैं ये जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये जो डेटा है, अब ये रिफाइंड है, आप इसे जो है देख सकते हैं, ठीक है। नाउ एज, एज अभी भी हमने नहीं लिखा, चलो एज का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी। एज इज इन ईयर्स, देन हाइट, हाइट इज इन सेंटीमीटर्स, वेट इज इन केजीज, देन ग्लूकोज इन इन मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। और जो मिसिंग वैल्यू आप बता रहे थे कि जी पेशेंट नंबर 3 का जो है वो ग्लूकोज लेवल नहीं है, तो वो भी हमने निकाला है। वो ग्लूकोज लेवल हमने किस तरह निकाला है? वो ग्लूकोज हमने ये दो और ये जो दो हैं इनका एवरेज निकाला है। तो ये चार पेशेंट्स का एवरेज निकाला और जो एवरेज ग्लूकोज वैल्यू आई वो हमने इसकी पुट कर दी, ताकि कोई आउटलायर वगैरह हमारे पास ना आए, ठीक है। हाँ गुड, ठीक है जी। तो अभी ये क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो यहां से हमारा डेटा क्या हो गया है, क्लीन हो गया है, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने लेक्चर पे। तो ये रॉ डेटा था और वो क्लीन डेटा था। बल्कि आगे मैंने ऐड किया भी हुआ है, सॉरी, मैं इसको डिस्कस करना, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ग्लूकोज वैल्यू मिसिंग थी, ठीक है, हमारे पास। और हमारे पास जो है इनकंसिस्टेंट डेसिमल प्लेसेस थे, नो यूनिट्स स्पेसिफाइड, डेसिमल प्लेसेस भी इनकंसिस्टेंट थे, ठीक है जी। तो ये आगे जो है ना, ये सारा हमने क्या कर देना है, ठीक कर देना है।
यहाँ पे अब सब में देखें, यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं था, अब हमने यहाँ भी डेसिमल प्लेस ऐड कर दिया। यहाँ ये वैल्यू नहीं थी, ये हमने एवरेज निकाल के कर ली। और यहाँ पे सब जगहों पे हमने जो है इनके यूनिट्स भी ऐड कर दिए। यहाँ हमने एक्सेल शीट में ऐड कर दिया था इन ईयर्स, यानी सालों में। अब बेसिक डेटा एनालिसिस टेक्निक्स क्या होंगी? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास ये मीन, मीडियन, रेंज, एवरेज वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। तो अगर हम ग्लूकोज का मीन फाइंड आउट करेंगे, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए इट्स वेरी सिंपल। ब्लड ग्लूकोज, ये जो 5 वैल्यूज हैं, इनको प्लस करके और टोटल सैंपल्स जो कि 5 हैं इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हमारा मीन ब्लड ग्लूकोज वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी 148.4 मिलीग्राम्स पर डेसी लीटर। और अगर हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हम रेंज क्या होता है जी, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड, माइनस कर देंगे, सॉरी, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स को कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो ग्रुप्स यहाँ पे दो हैं, वो जिनको डायबिटीज है और वो जिनको डायबिटीज नहीं है। यस और यस और यस, 3 लोगों को डायबिटीज है, जबकि 2 लोगों को डायबिटीज नहीं है। तो हम इनकी वैल्यूज को प्लस कर देंगे, तो हमें एवरेज डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, और एवरेज नॉन डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, तो ये इनके आपस का कंपैरिजन आ जाएगा। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी हम मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम मालूम करते हैं। जो नॉमिनल क्वालिटेटिव डेटा होता है, यहाँ पे नॉमिनल क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास जो ब्लड टाइप से वो हैं, तो एक और एक और एक, एक एक, जो पांचों तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, तो उनका एक एक ही पार्टिसिपेंट हमारे पास है। अगेन हमने सिर्फ लिए ही 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो लेट्स से ये 500 पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो देन द रिजल्ट्स विल बी प्रिटी मच डिफरेंट। ठीक है जी। तो ये बेसिक, बहुत बेसिक एनालिसिस हैं बेटा। एडवांस एनालिसिस बहुत डिफरेंट होते हैं। एनालिसिस रिजल्ट्स अगर हम बनाते हैं, तो 3 हमारे पास टोटल डायबिटिक थे और 2 जो है वो नॉन डायबिटिक थे। ठीक है। और जो है 105 एवरेज ग्लूकोज था नॉन डायबिटिक का, जबकि 177.3 डायबिटिक्स का है। तो 69% हाइयर है ब्लड ग्लूकोज किन का, शुगर के मरीजों का। किन के कंपैरिजन में? उनके कंपैरिजन में जिनको शुगर नहीं है। ठीक है। और उसके बाद एनालिसिस रिजल्ट टेबल हमने जो है बनाया है किसके लिए जी, वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वेट की हमने ग्रुपिंग कर ली पहले, 50 से 60 किलो के बीच के जो लोग हैं, देन 61 से 70, और 71 से 80, और 81 से 90। तो एक बंदा यहाँ फॉल कर रहा था, 2 और 1 और 1। तो हमने देखा कि जी 60% पेशेंट्स क्या हैं, वो ओवरवेट हैं, यानी 60 से ऊपर वाले 60, 2, 3, 4। ठीक है। तो 5 में से 4 लोग जो हैं वो 60 kg से उनका ऊपर वेट है, तो 60% पेशेंट्स हमारे क्या आ रहे हैं, ओवरवेट आ रहे हैं, तो एज के कंपैरिजन में। फिर ये एक चार्ट आपकी आसानी के लिए जो है यहाँ इंक्लूड किया गया है, और दैट इज कि कौन सी स्टेटिस्टिक्स किस डेटा टाइप के लिए यूज होंगी। तो अगर हमारा कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा में अगेन यू आर नाउ फेमिलियर, फॉर एग्जांपल हाइट है या ब्लड प्रेशर है या यही हमारे पास जो है ब्लड ग्लूकोज आ गया, तो ये एक कंटिन्यूअस नंबर्स आपके पास आते हैं। तो इनके लिए हम मीन फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। जिस तरह के ब्लड प्रेशर के केस में हमने निकाला एवरेज। अगर डिस्क्रीट है हमारे पास, तो डिस्क्रीट जो है उसमें हमने, डिस्क्रीट क्या थे आपको याद होगा, कि जिसको हम इजीली फिंगर टिप्स पे काउंट करके बता सके, होल नंबर्स हो। कितने मरीज हैं जी आपके पास? 20 मरीज हैं। अच्छा,
कितनी वार्ड में प्रेगनेंसियां हुई हैं जी, अच्छा 5 हुई हैं, ठीक है। तो इनको कोई मैयर करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल कैलकुलेशन है। तो उनका हम मोड फाइंड करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। इसी तरह नॉमिनल क्या था, हमने कहा था कि जिनमें कोई भी खास ऑर्डर ना हो, तो उनका हम सिंपली मोड फाइंड करते हैं और परसेंटेज। जिस तरह के ये हमने अलग से वैसे ही एक एग्जाम्पल की, जब मिसाल के तौर पे 42% पेशेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो जिस तरह हमने एग्जाम्पल में पढ़ा भी था कि ए बी और ए बी और ओ वगैरह, तो दीज आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, इनकी कोई खास ऑर्डर नहीं है, किसी का कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो किसी का अगर कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है तो फिर हम उसको जो है मीन वगैरह तो नहीं निकाल सकते, हमने उसका मोड फाइंड आउट करना है और उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करके तो उससे हमने डिस्क्राइब कर देना है। फिर ऑर्डिनल जो खास ऑर्डर में है तो अगेन उसका हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके परसेंटाइल्स हम बनाते हैं। परसेंटाइल्स में जैसे आपको याद था कि अगर फॉर एग्जांपल पेन है तो माइल्ड है और मॉडरेट है और हाई है, ठीक है। तो ये तीन जो है, या सीवियर पेन है, तो ये तीन परसेंटाइल्स बना देंगे और हम इसमें अपने डेटा को डिवाइड कर देंगे। हाँ, एज जो है हमारे पास, हाँ एज, एज कंटिन्यूअस है, एज कंटिन्यूअस में आएगा, ठीक है। इसको हम जो है वो डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड जो अभी एक्सेल शीट हम बनाएंगे ना, उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। बट जहाँ तक एज फार एज माई नॉलेज इज, तो एज इज अ कंटिन्यूअस। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, चलिए, थैंक यू। ठीक है, तो ए, हम कहाँ चले गए? तो एज कंटिन्यूअस है, ठीक है, एज कंटिन्यूअस होता है। फिर ये हम रॉ डेटा के वक्त की बात करें, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मैं ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे इसीलिए भी नहीं जा रहा कि हो सकता है आप लोग जो है वो कम्प्लेक्स डिटेल्स का ना हो। तो जब अगर एज रहा है, अभी हमने सारी सिर्फ कैलकुलेट की है, तो उसका कोई खास ऑर्डर भी नहीं होगा, तो उस लिहाज से वो नॉमिनल बन जाएगा। लेकिन एज का ये भी तो है कि फॉर एग्जांपल किसी का 1 साल होगा, किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 50 साल। तो एक कंटिन्यूअस सीरीज भी आ रही है तो कंटिन्यूअस भी है। अब इसी एज को जब हम जो है वो खास तरतीब दे दें कि 1 से 10 साल वाले, ठीक है, फिर 11 से 20 साल वाले, ठीक है, तो अब ये ऑर्डर बन गए, खास ग्रुप्स बन गए, तो अब ये ऑर्डिनल बन जाएगा। तो इट एक्चुअली आल्सो बेस्ड ऑन दी रिफाइनमेंट के डेटा, रिफाइनमेंट के बाद क्या बनता है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो वैसे एज जब हम रॉ कलेक्ट करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूअस, लेकिन जब वो रिफाइनमेंट के स्टेजेस में से गुजरता है तो फिर वो डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज में चला जाता है। चले, अच्छा फिर इसी तरह स्टेटिस्टिकल टेस्ट हैं, बिल्कुल सादा से हैं। अगर आपने दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो आप टी टेस्ट करेंगे। अगर जो है दो से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो आप अनोवा करेंगे। फिर अनोवा की फर्दर टाइप्स हैं, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा वगैरह। डेटा इनमें कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। मेडिकल सिनारियोज यहाँ पे आपको गिवन है। एसोसिएशन अगर आपने बतानी है कैटेगरीज की, चाहे नॉमिनल हो चाहे ऑर्डिनल हो, तो आप काई स्क्वेयर टेस्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन ये दीज आर क्वालिटेटिव डेटा, तो क्वालिटेटिव डेटा पे हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। अगर आपने आउटकम्स प्रिडिक्ट करने हैं तो इसमें डेटा आपका कुछ भी हो सकता है और हमें रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करना होता है। दीज आर अ लिटिल बिट कम्प्लेक्स जो है वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टेस्ट। तो हम इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा फिर।
दो के मैंने इरादा किया था। ये एक्सेल शीट जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है, बेसिकली ये उसी में से फिर जो ये टेबल्स हैं बेटा, ये एक दो तीन चार टेबल्स, ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बाद के रिजल्ट्स हैं जो मैंने खुद अलग से परफॉर्म करके और उनके टेबल्स यहाँ पे इंक्लूड किए थे। लेकिन अभी हम इसको डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, और आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए इसका अलग सेशन रखूं। तो हम अपने इस लेक्चर को, जो कि हमने डेटा की टाइप्स वगैरह तो पढ़ ली, उसको प्रैक्टिकली एक्सेल में कम से कम, ठीक है, एसपीएसएस वगैरह सब भी है, लेकिन वो आप लोग के लिए थोड़ा सा बेसिक लेवल पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सेल में भी सारे ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हो सकते हैं। तो हम इनको एक्सेल में परफॉर्म करके और इन जो टेबल्स हैं इनके साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रहा होगा, और डेटा क्या है और उसके मुख्तलिफ कौन सी एग्जाम्स होती हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो ये एस पी एस एस हमने ओपन किया है, ओपन हो गया है, हाँ। तो ये जो है एस पी एस एस का जो है वो डिज़ाइन है, उसकी आउटलाइन है, उसकी एक टेब है जो आपके सामने है, लेआउट इसका, ठीक है। तो इसमें फिर हम इस तरह डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। मीन वगैरह भी इसमें से निकाल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी और क्रॉस टेब्स, रेशोज, फिर ये उनको टेबल्स बना सकते हैं, मीन्स, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, टी टेस्ट वगैरह, ये सब जो है हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। हम जो है स्पेशली आई रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर कि वो हमारे लिए जो है इसकी एक सेकंड क्लास रखे, और जिसमें हम अपने जो लेक्चर है उससे प्रैक्टिकली भी क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें, ठीक है जी। तो अभी हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, आज के लेक्चर को। आई होप जो है